हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुन के याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 1, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 71। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जब देश के सर्वोच्च पदों की बात आती है ना, तो आप किसी भी तरह के विवाद को निचली अदालतों में सालों तक लटकने नहीं दे सकते। हाँ, जाहिर सी बात है। तो अनुच्छेद 71 सीधे सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि ऐसे विवादों का निपटारा तुरंत और सर्वोच्च स्तर पर हो। मतलब टॉप लेवल की समस्या का टॉप लेवल पे समाधान। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होगी? इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कोर्ट ने सजा दे ही दी है तो राष्ट्रपति को बीच में आने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में यही सवाल आ रहा था। दरअसल ये क्षमादान की शक्ति न्याय प्रणाली का एक आखिरी सुरक्षा वाल्व है। न्यायपालिका भी तो इंसानों से बनी है ना, और इंसानों से गलती हो सकती है। हाँ, ये तो है। अगर लगे कि कानून का पालन तो हुआ है लेकिन न्याय नहीं हुआ, तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वे मानवीय आधार पर उस सजा को माफ कर सकें। ये तो बहुत ही गहरी बात है कि सिस्टम खुद अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रखता है। चलिए अब बात करते हैं सरकार के कामकाज की। प्रश्न 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 75। और इसी के साथ जुड़ा है प्रश्न 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। इन दोनों को देखकर मुझे किसी बड़ी कंपनी का स्ट्रक्चर याद आता है, जैसे राष्ट्रपति किसी कंपनी के चेयरमैन की तरह हैं जो अनुच्छेद 75 के तहत एक सीईओ यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये तुलना मुझे बहुत पसंद आई। और अगर हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अनुच्छेद 78 उस सीईओ की जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, वो कैसे? चेयरमैन ने सीईओ को नियुक्त तो कर दिया, लेकिन अब सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी में क्या चल रहा है इसकी पूरी रिपोर्ट चेयरमैन को दे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को बाध्य करता है कि वे प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को देते रहें। शानदार। अब आते हैं संसद की संरचना पर। प्रश्न 5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर है 250। ये जो 250 की संख्या है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि कई राज्यों का एक संघ है। हाँ, बिल्कुल। लोकसभा में तो जनसंख्या के हिसाब से लोग आते हैं, लेकिन राज्यसभा ये सुनिश्चित करती है कि केंद्र की ताकत के सामने राज्यों की आवाज न दब जाए। ये हमारे संघीय ढांचे की रीढ़ है। आधुनिक नियमों को समझने के बाद अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उन सुल्तानों की तरफ जो अपनी तलवार से नियम बनाते थे। प्रश्न 6, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? सही उत्तर है पंजाब। पंजाब उस समय सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत का फ्रंटियर इलाका था। फ्रंटियर मतलब सीमांत इलाका। हाँ, वहीं से मंगोलों के आक्रमण होते थे, तो जो व्यक्ति पंजाब को संभाल सकता था वो सबसे बेहतरीन सेनापति माना जाता था। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक आगे चलकर सुल्तान बन सका। और इन्हीं तुगलकों में से एक ने वो प्रयोग किया जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। प्रश्न 7, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? सही उत्तर है तांबा। यहां मैं थोड़ा हैरान हूं, उस जमाने में तो अर्थव्यवस्था सोने और चांदी के सिक्कों पर चलती थी ना। बिल्कुल। तो कोई भी राजा अचानक तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर की वैल्यू कैसे दे सकता है? यही तो इस सुल्तान की ट्रेजेडी है। उसका विचार आज के हिसाब से एकदम जीनियस था। जैसे आज हम जो कागज का नोट इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एक सांकेतिक मुद्रा है। हाँ, क्योंकि सरकार ने उसे वैल्यू दी है। एकदम सही। तुगलक ने भी यही सोचा कि चांदी की कमी है तो तांबे के सिक्के चलाते हैं जिनकी वैल्यू चांदी के बराबर होगी। लेकिन वो इसका मैकेनिज्म भूल गया। मैकेनिज्म मतलब क्या गलती हुई उससे? उसने सिक्कों पर कोई सिक्योरिटी फीचर या मोहर का ऐसा डिजाइन नहीं बनाया जिसकी नकल ना हो सके। नतीजा ये हुआ कि हर आम आदमी ने घर के बर्तन पिघलाकर खुद ही सिक्के छापने शुरू कर दिए। बाप रे, मतलब पूरा देशी टकसाल बन गया। हाँ, महंगाई आसमान छूने लगी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्रैश हो गई।
मतलब बिना एन्क्रिप्शन के ब्लॉकचेन चलाने जैसी गलती हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली। और इसके बाद आता है इतिहास का कालक्रम। प्रश्न 9, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? सही उत्तर है 1 खिज़्र खां, 3 मुबारक शाह, 2 मोहम्मद शाह, 4 अलाउद्दीन आलम शाह। यानी क्रम होगा 1 3 2 4। ऐसे कालक्रम को याद रखने के लिए हमेशा एक पैटर्न जोड़ लेना चाहिए। जैसे खिज़्र खां इस वंश का संस्थापक था और अलाउद्दीन आलम शाह अंत में था। अगर आप शुरुआत और अंत याद रखते हैं तो बीच का क्रम खुद ब खुद समझ आ जाता है। ये एक बहुत अच्छी टिप है। प्रश्न 10, लोदी वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया किस मुल्क का था? सही उत्तर है अफगान। ये इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले जो शासक थे वे तुर्क मूल के थे। लोदी वंश के साथ सत्ता पहली बार अफगानों के हाथ में आई। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब धरती और भूगोल की बात करते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? सही उत्तर है हम्बोल्ट धारा। अगर आप समुद्र के पानी की गति को समझ लेना तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विषुवत रेखा के पास पानी गर्म होता है तो जो धाराएं वहां से निकलेंगी वो गर्म होंगी। बिल्कुल, लेकिन हम्बोल्ट धारा अंटार्कटिका के पास से ठंडे पानी को लेकर ऊपर आती है, इसलिए यह एक ठंडी जलधारा है। मतलब सिर्फ उद्गम स्थल देखना है। बहुत आसान है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है नीलगिरी हिल्स। अगर आप नक्शे को दिमाग में विजुअलाइज करें तो मेघालय एकदम उत्तर पूर्व में है। हाँ, और नीलगिरी हिल्स एकदम दक्षिण में स्थित है। सही कहा, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। भूगोल में नक्शा ही आपका सबसे बड़ा चीट कोड होता है। बिल्कुल, और इन्हीं नीलगिरी की वादियों से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 13, पर्यटन स्थल ऊटी और कुंडाई कनाल किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है तमिलनाडु। और प्रश्न 14, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही उत्तर है थार। आपको पता है, ऊटी और कुंडई कनाल अंग्रेजों ने विकसित किए थे ताकि वे दक्षिण भारत की भीषण गर्मी से बच सकें। अच्छा। हाँ, और थार मरुस्थल की एक खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले मरुस्थलों में से एक है। अमूमन रेगिस्तान वीरान होते हैं, लेकिन वहां नहर जैसी परियोजनाओं से अर्थव्यवस्था चलती है। सही बात है। धरती की बनावट के बाद अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? सही उत्तर है तीव्र और अधिक समावेशी विकास। यहाँ समावेशी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने विकास तो किया, लेकिन वो कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह गया। तो इस योजना में क्या बदला? सरकार ने महसूस किया कि हमें सिर्फ जीडीपी नहीं बढ़ानी है, बल्कि उस विकास के फायदों को गांव और गरीबों तक समावेश करना है। सही बात है, विकास तभी असली है जब वो सब तक पहुंचे। प्रश्न 16, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? सही उत्तर है 2021। 2021 का वो बजट सिर्फ इसलिए डिजिटल नहीं था कि महामारी चल रही थी। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव था। हाँ, वो लाल सूटकेस की जगह टैबलेट लेकर आना। बिल्कुल, वो भारत के तेजी से बदलते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा थी। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आरक्षित क्षेत्र यानी SEZ का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर है स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। देखिए, SEZ मूल रूप से अर्थव्यवस्था के इंजन रूम होते हैं। सरकार वहां टैक्स में भारी छूट देती है। तो इनका मुख्य लक्ष्य व्यापार बढ़ाना है। एकदम सही। इनका कोर उद्देश्य रोजगार पैदा करना और निर्यात बढ़ाना है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी अच्छी चीज है, लेकिन वो इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। समझ गया, फोकस पूरी तरह से बिजनेस पर है। प्रश्न 18, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सही उत्तर है बच्चों के टीकाकरण से। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं ना, वैसे ही इस मिशन को लॉन्च किया गया था ताकि 7 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ बच्चों को एक सुरक्षा कवच दिया जा सके। ये नाम भी कितना प्यारा और याद रखने में आसान है। चलिए अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? सही उत्तर है आगरा का किला। आगरा का किला सिर्फ एक इमारत नहीं है। ताजमहल बनने से बहुत पहले ये मुगलों की पूरी राजधानी हुआ करता था। अच्छा, यहीं से पूरे भारत पर हुकूमत होती थी? हाँ,
इसकी वास्तुकला इतनी बेजोड़ है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। हाँ, और यूपी की बात हो और संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं। प्रश्न 20। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस शहर से जुड़े थे? सही उत्तर है वाराणसी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को सिर्फ शादियों से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा दिया। वाराणसी के घाट और उनकी शहनाई एक दूसरे के पर्याय हैं। और अब बात करते हैं उन शूरवीरों की जो सुरक्षा संभालते हैं। प्रश्न 21। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। यहाँ रेजोल्यूट एक्शन का मतलब होता है दृढ़ या अटल कार्यवाही। मतलब इनकी ट्रेनिंग आम पुलिस से अलग होती है। बिल्कुल। घने जंगलों में नक्सलवाद से लड़ने के लिए कोबरा कमांडोज को खास तौर से छिपकर वार करने के लिए तैयार किया जाता है। इनके जज्बे को सलाम है। सुरक्षा से कला और विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22। प्रकाश मिति का मूल SI मात्रक क्या है? सही उत्तर है कैंडेला। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बल्ब कितना उज्जवल है तो आप उसे कैसे मापेंगे? तो वहां कैंडेला काम आता है। हाँ, इसका नाम ही कैंडल यानी मोमबत्ती से आया है। पुराने जमाने में रोशनी मापने के लिए एक मानक मोमबत्ती का इस्तेमाल होता था। क्या बात है, विज्ञान के पीछे का ये इतिहास बहुत रोचक है। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? सही उत्तर है गेहूं। हम अक्सर सोचते हैं कि रोटी खाने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गेहूं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो ऊर्जा देता है। लेकिन प्रोटीन के लिए तो दालों या पनीर पर निर्भर होना पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए भारतीय थाली में रोटी के साथ दाल का होना इतना जरूरी है। प्रश्न 24। किसी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक क्या है? सही उत्तर है वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। मान लीजिए एक जंगल है जहां सिर्फ यूकलिप्टस के हजारों पेड़ हैं। क्या वो एक अच्छी जैव विविधता है? बिल्कुल नहीं। वहां तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होने चाहिए। एकदम सही। जैव विविधता का मतलब गिनती नहीं, वैरायटी है। वही उस इकोसिस्टम की असली ताकत है। अब रुख करते हैं त्योहारों और सांस्कृतिक जड़ों का। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? सही उत्तर है नुआखाई। नुआखाई मुख्य रूप से ओडिशा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। अच्छा। हाँ, नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब खाना। जब चावल की नई फसल आती है तो ये त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न 26। राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? सही उत्तर है तानसेन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग सिर्फ सुर नहीं होते। कहा जाता है कि जब तानसेन मियां मल्हार गाते थे तो सुरों की गूंज से बारिश होने लगती थी। ये सच में एक मैजिक की तरह लगता है। प्रश्न 27। भानुभक्त आचार्य किस ग्रंथ का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है रामायण। भानुभक्त आचार्य को नेपाली भाषा का आदि कवि माना जाता है। उन्होंने रामायण को आम नेपाली भाषा में लाकर पूरे नेपाली जनमानस को एक सांस्कृतिक पहचान दी। संस्कृत से आम भाषा तक का सफर, वाकई ये एक बड़ा काम है। प्रश्न 28। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? सही उत्तर है 1954। भारत में जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहां ये अकादमी सभी भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित कर उन्हें एक सूत्र में बांधती है। कला से आगे बढ़कर अब हम समाज के सूचकांकों की बात करेंगे। प्रश्न 29। खिलाड़ी और खेल का कौन सा युग्म सही है? स्रोत के अनुसार इसका उत्तर है कोई भी नहीं। और ब्रैकेट की जानकारी ये है कि स्मृति मंधाना क्रिकेट से जुड़ी हैं और ज्योति यारा जी एक एथलीट हैं। जी। इसके बाद प्रश्न 30। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत आजाद हुआ था तो ये 500 से ज्यादा रियासतों में बटा था। उन सबको जोड़कर एक बनाने का जो चमत्कार सरदार पटेल ने किया, ये प्रतिमा उसी यूनिटी का प्रतीक है। अब आते हैं समाज के कुछ चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर। प्रश्न 31। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? सही उत्तर है बांग्लादेश। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में कपटाई डैम बनाया गया था। तो डैम बनने से क्या हुआ? लाखों चकमा आदिवासियों की जमीन पानी में डूब गई। विकास की इस कीमत ने उन्हें बेघर कर दिया और वे भारत आ गए। ये तो बहुत दुखद है कि विकास दूसरों के लिए विनाश बन गया। अगला सवाल अर्थशास्त्र से है। प्रश्न 32। आय की असमानता को मापने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है गिनी गुणांक। अब मुझे यहां एक बात समझ नहीं आती।
जब देश की तरक्की नापने के लिए जीडीपी है, तो इस गुणांक की क्या जरूरत है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन सारी संपत्ति सिर्फ 10 उद्योगपतियों की जेब में जा रही है, तो क्या हम उसे असली तरक्की कहेंगे? नहीं, वो तो गलत है। इसीलिए गिनी गुणांक इस्तेमाल होता है। अगर ये 0 है तो मतलब देश में सबके पास एकदम बराबर पैसा है, और अगर ये 1 है तो सारी दौलत सिर्फ एक इंसान के पास है। अब बिल्कुल साफ हो गया। मतलब जीडीपी हमें आकार बताती है और गिनी गुणांक हमें बंटवारा बताता है। प्रश्न 33, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है आलू। जैसे दूध के लिए श्वेत क्रांति हुई, वैसे ही आलू के गोल आकार को देखते हुए इसे गोल क्रांति का नाम दिया गया। गोल आलू के लिए गोल क्रांति एकदम सटीक नाम है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों और करंट अफेयर्स की। प्रश्न 34, पेशेवर साझाकरण के लिए कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? सही उत्तर है लिंक्डइन। एक समय था जब नौकरियां सिर्फ प्राइवेट क्लब्स में संपर्कों के जरिए मिलती थी। लिंक्डइन ने इस पूरे प्रोसेस को इंटरनेट पर लाकर लोकतांत्रिक बना दिया। ये इंटरनेट की एक बहुत बड़ी ताकत है। प्रश्न 35, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष घोषित किया गया था? सही उत्तर है 2015। इसे आधिकारिक दिवस घोषित करने का मकसद उन लाखों किसानों की मेहनत को पहचान देना था जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ है। प्रश्न 36, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? सही उत्तर है दुशांबे। और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि दुशांबे का मतलब ताजिक भाषा में सोमवार होता है। शहर का नाम सोमवार है। हाँ, क्योंकि ये शहर एक ऐसे गांव के रूप में शुरू हुआ था जहां हर सोमवार को एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। क्या बात है। अब आता है रिसर्च से जुड़ा सवाल। प्रश्न 37, डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर है ये शोधकर्ता के पूर्वाग्रह यानी बायस को दूर करता है। मैं इसे ब्लाइंड टेस्ट की तरह समझता हूं, जैसे बिना बताए 2 कोल्ड ड्रिंक चखाना। बिल्कुल सही। मान लीजिए एक डॉक्टर दवा का ट्रायल कर रहा है। अगर उसे पता है कि वो किसे असली दवा दे रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मरीज को पता चल सकता है। जिससे डेटा खराब हो जाएगा, है ना? हाँ, तो डबल ब्लाइंड में ना तो मरीज को पता होता है और ना डॉक्टर को कि असली दवा किसे मिल रही है। ताकि नतीजे 100% शुद्ध हों। कमाल का तरीका है। और अब आज के सेट का हमारा अंतिम सवाल। प्रश्न 38, हाल ही में बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सही उत्तर है भारत, गुवाहाटी में। भारत ने सार्क से अपना फोकस हटाकर बिम्स्टेक पर लगाया है। गुवाहाटी में मेजबानी करना भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक सीधा संकेत है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 38 तक का ये सफर पूरा कर लिया है। आज हमने सिर्फ जवाब नहीं रटे, बल्कि उनके पीछे की कहानी और लॉजिक को समझा। और मुझे यकीन है कि जब आप इन सवालों को इन कहानियों के साथ जोड़कर परीक्षा में बैठेंगे तो सही जवाब तुरंत याद आ जाएगा। बिल्कुल। और अब बारी है आपके लिए एक छोटे से टास्क की। आज का आपका होमवर्क का सवाल है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सुनने वालों, जाने से पहले जरा उस तुगलक सुल्तान के तांबे के सिक्कों के बारे में जरूर सोचिएगा। हाँ, हमारी दुनिया में या शायद आपकी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से बेहतरीन आइडियाज हैं जो सिर्फ सही एग्जीक्यूशन प्लान न होने की वजह से अटके पड़े हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।